यूपी में ये बात कहने की क्या जरूरत थी? तो दरअसल वो कहना ये चाहते हैं कि इस देश में जो वामपंथियों का हर्ष हो रहा है वही कांग्रेस का होने वाला है। लेकिन प्रधानमंत्री वामपंथ नाम नहीं लेते थे कभी। कहीं न कहीं थ्रेट महसूस कर रहे हैं लेफ्ट पार्टी से इस बार। ऐसा होता है कि पिता किसी और दल में हो और पुत्र किसी और दल में हो। पार्टी में रह के दूसरे पार्टी का प्रचार कैसे कर सकते हैं? अखिल मंडल भी अब कितने दिनों तक पार्टी के अंदर रह पाएंगे, ये बहुत मुश्किल लग रहा है। उसको काउंटर करने के लिए सांभवी चौधरी को ये नया लड़का को उतारा गया। वो भी यंग है, ये भी यंग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमीडिया न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ प्रीति प्रभा। आज यूपी के सहारनपुर में पीएम मोदी ने सभा के दौरान कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कई सवाल उठाए। उन्होंने झूठ का पुलिंदा बताया और खास बात इसमें ये रही कि पीएम मोदी ने ये कहा है कि घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है और जो बाकी का हिस्सा है उसमें वामपंथी प्रभावित है। तो वामपंथी शब्द को लेकर बीजेपी के नेता कहते हैं, जो बीजेपी के जब भी सवाल किया जाता है वामपंथियों को लेकर, तो बीजेपी के नेताओं का कहना होता है कि हम तो वामपंथियों को नोटिस ही नहीं लेते। लेकिन पीएम मोदी के मुंह से वामपंथी शब्द निकलने का क्या मतलब हो सकता है? और हम बिहार से जुड़े भी कई सवाल पूछेंगे, बिहार की राजनीति से जुड़े, और सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह दो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, प्रणव कुमार चौधरी जी और कमलेश जी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में हमेशा समय पर शामिल हो जाते हैं। तो चलिए बातचीत की शुरुआत हम करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी के घोषणा पत्र पर। जिस तरह से उन्होंने बोला है कांग्रेस के घोषणा पत्र पर वामपंथी शब्द पीएम के मुंह से निकलने का क्या मतलब हो सकता है? मैं सबसे पहले प्रणव कुमार चौधरी जी से जानना चाहती हूँ। सीधी बात है, इसका मतलब कि उनको लग रहा है कि कहीं न कहीं थ्रेट महसूस कर रहे हैं लेफ्ट पार्टी से इस बार। फॉर द फर्स्ट टाइम हमारी समझ से उन्होंने इस बात को जिक्र किया है। मुस्लिम लीग की बात की है और लेफ्ट पार्टीज़ की बात की है। तो वामपंथी शब्द प्रधानमंत्री के मुंह से हम नहीं समझते लास्ट कब निकला होगा। फॉर द फर्स्ट टाइम रिसेंट ईयर्स में, रिसेंट टाइम्स में, खास करके इलेक्शन के समय वामपंथी का जिक्र किया। इसका मतलब वामपंथी से उनको कहीं न कहीं लग रहा है कि यूपी के इतने बड़े क्षेत्र से कहीं न कहीं आवाज़ उठ रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि दो लड़ाके लड़ रहे हैं। वो लड़ाके दो जो है वो भी उसी मीटिंग में उन्होंने कहा कि एक राहुल का और दूसरा जिक्र किया अखिलेश यादव, जो पोटेंशियल हैं, दोनों यूपी के ही हैं और यूपी में ही उनका है। ये दोनों हारे हुए खिलाड़ी हैं। अब फिर से एक अनहोली अलायंस कर लिए हैं। अब पता नहीं ये होली अलायंस कब तक रहेगा, क्या रहेगा, उस पर एक कटाक्ष भी किया है उन्होंने, खास करके टारगेटिंग राहुल गांधी और अखिलेश यादव। ये दोनों वहाँ पोटेंशियल थ्रेट है, उनके साथ इनका अलायंस है। इसके पहले ठीक देखोगे 4 दिन पहले बॉम्बे में जब संजय निरुपम ने छोड़ा था, कांग्रेस से उसको हटाया गया था और छोड़ा था, उसने भी यही बात कही कि छोड़ते हुए ने कहा कि राहुल गांधी वामपंथियों के बीच से घिरे हुए हैं। उनके जो कोटरी है, 5 जो कोटरी बताया उन्होंने केसी गोपाल और राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका के बारे में, तो उन्होंने इसका ये भी बताया कि लेफ्ट लोगों के प्रभाव में हो, माने ही इज़ वेरी क्लोजर टू लेफ्ट पार्टी लीडर्स। उसमें सीपीएम भी रहते हैं, सीपीआई भी रहते हैं, सीपीएम एमएल भी रहते हैं। तो उन्होंने कटाक्ष किया कि कांग्रेस का आइडियोलॉजी से बाहर करके वो वामपंथी विचारधारों के, उसी कटाक्ष को नोट लेते हुए हमको लगता है प्रधानमंत्री ने वामपंथी की बात कही। लेकिन प्रधानमंत्री की बात जो है वो है बेसिकली चुनाव से रिलेटेड, वोट से रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि ये हमारे लिए एक हो सकता है, तो पहले से आगाह किया उन्होंने। और तब उसने कहा कि मुस्लिम लीग, मतलब बेसिकली उसको लेफ्ट को मुस्लिम लीग से मिलाते हुए चीज़ों को रखा है। जी, चुनाव को लेकर जैसे प्रणव कुमार चौधरी जी कह रहे हैं कि चुनाव के मद्देनज़र पीएम ने इस तरह की बातें कही है, यानी वामपंथी की बातें कही है। लेकिन केरल के बाद वामपंथियों की मजबूती अगर देखा जाए तो बिहार में है। यूपी में ये बात कहने की क्या ज़रूरत थी? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के साथ वामपंथ का जो कोलैबोरेशन है, ये आरोप कोई नया नहीं है। ये तो उस दौर में भी लगता था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में कांग्रेस की कमान थी। और पिछले खासकर इधर कुछ खास दिनों में जब से राहुल गांधी लगातार जो भारतीय पूंजीपति हैं, जो भारतीय उद्योगपति हैं, उन पर जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के कोलैबोरेशन का, खासकर अडानी और अंबानी के साथ कांग्रेस के अडानी और अंबानी के साथ बीजेपी के कोलैबोरेशन का जो आरोप लगा रहे हैं, तो ये
माना जा रहा है कि ये जो नए किस्म के आरोप आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, वो इसलिए आ रहे हैं कि कांग्रेस के साथ जो वामपंथियों का संशय बना है, इसके चलते आ रहे हैं। तो ये कोई नया आरोप नहीं है और मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत बेजा बात नहीं है। ऐसा है तब आ रहा है। इस तरह के मतलब जो कांग्रेस ने हाल के दिनों में जिस तरह का स्टैंड लिया है, उससे ये साफ पता चलता है कि बीजेपी के संबंधों का कांग्रेस का वामपंथियों के साथ संशय का असर कांग्रेस की भी विचारधारा पर पड़ा है। तो मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री कोई बेजा बात कर रहे हैं। वो जो बात कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। और जो आपने कहा कि यूपी में कहने का क्या असर पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि यूपी में अगर वामपंथी कमज़ोर है तो उसकी विचारधारा को लेकर वहाँ बात नहीं होती है। वामपंथी जहाँ है वहाँ तो उनकी विचारधारा को लेकर बात होती ही है, जहाँ उन नहीं होते हैं वहाँ भी उनकी विचारधारा को लेकर बात होती है। और ख़ासकर उत्तर प्रदेश जो है वह अभी हिंदुत्व के लिए प्रयोग भूमि है। तो हिंदुत्व के लिए प्रयोग भूमि है, तो हिंदुत्व के विचारधारा से सर्वाधिक वामपंथी ही लड़ रहे हैं। तो इसलिए वहाँ वो खतरे से आगाह कर रहे हैं कि कांग्रेस का वामपंथीकरण हो रहा है। लेकिन प्रणव जी भी कह रहे हैं कि हमने सुना नहीं कि लास्ट कब पीएम मोदी ने अपने मुंह से वामपंथी शब्द का इस्तेमाल किया है। हाँ, ये बात सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से वामपंथ की बात करना या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वामपंथियों की आलोचना करना, ये थोड़ा नई बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भाजपा के नेता पहले से कहते रहे हैं कि कांग्रेस का धीरे धीरे वामपंथीकरण हो रहा है और कांग्रेस धीरे धीरे वामपंथियों की विचारधारा के प्रभाव में आ रही है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि इसी के चलते कांग्रेस का भी वही हर्ष होगा जो भारत में वामपंथियों का हुआ है। जी, आप भी ऐसा मानते हैं? आखिरी सवाल पीएम को लेकर मैं पूछ रही हूँ, उसके बाद बिहार के सवालों को लेकर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस को देख के उनको लग रहा है कि जिस तरह कांग्रेस का ह्रास हो रहा है और कांग्रेस के जितने लीडर हैं सारे धीरे धीरे बीजेपी में जा रहे हैं, टॉप रैंकिंग से लेकर हाल तक अभी जा रहे लोग जा रहे, तो उसमें लगता है कि इनको कि ये धराशायी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोग राइट ऑफ करते हैं बहुत जल्दी किसी को। हमने लालू यादव को भी राइट ऑफ किया था जब एनिमल हस्बेंड्री का मामला आया था, बहुत छोटा सा, लेकिन सडनली बाउंस बैक किए। कांग्रेस की ऐसी स्थिति कई बार आई है, लेकिन सिचुएशन से फिर से धीरे धीरे एक पैन इंडिया इमेज है कांग्रेस का। अगर कहीं एक मिलेगा तो कांग्रेस का ही मिलेगा, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट। तो मेरा ये कहना है कि वो प्रेजेंस है, तो प्रेजेंस में खास करके ये जो मोमेंटम पकड़ा है वो भारत जो उनकी यात्रा रही है साउथ से नॉर्थ और अभी जो ख़त्म हुई है, उससे एक कनेक्ट बना है लोगों के बीच, साधारण लोगों के बीच, यूट्यूबर के बीच, खास करके ब्लॉगर के बीच, रोड पर चलने वाले लोगों के बीच में देखोगे क्रिकेट भी खेल रहे हैं रोड पर वो। तो इस तरह से वो कनेक्ट करने की कोशिश की है और इसमें लेफ्ट राइट सेंटर सारे लोग उनके साथ जुड़े, फिल्म स्टार जुड़े, स्पोर्ट्समैन जुड़े, जो उनके लोग समझते थे। तो कहने का मतलब वो तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री वामपंथ नाम नहीं लेते थे कभी। वामपंथ एक टिपिकल वर्ड है, कहाँ बच गई? केरला में बच गई, वेस्ट बंगाल में ख़त्म हो गया, त्रिपुरा में ख़त्म हो गया, बिहार में तुमने कहा जो बिहार में बचा हुआ, बिहार में कहाँ बचा हुआ है? वामपंथ का मतलब सीपीआई सीपीएम भी होता है, एक सीट भी सीपीएम को, एक सीपीआई को, वो भी उसका सर्टेन नहीं है कि क्या स्थिति होगी एक सीपीआई में। तो वामपंथ जो भी बचा है वो केरला में बचा है। वेस्ट बंगाल में एक समय था, ज्योति बसु के समय से लेकर के सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट टर्म के लिए वेस्ट बंगाल, तो वो ख़त्म हो गए। ममता बनर्जी आ गई, वहाँ अब सीट नहीं मिल रहा है, स्थिति गंभीर हो चुकी है। ममता बनर्जी ने सीट नहीं दिया, किसी तरह वो 2-3 सीट पर लड़ेंगे तो लड़ेंगे, अदरवाइज उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि वामपंथ अगर बचा है तो केरला भी गए थे, साउथ में बहुत ट्रेवल कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, खासकर प्रधानमंत्री जी, और केरला में इनको लगता है कि नोट करें, हम तमिलनाडु में करें, कर्नाटक में करें, तो वो साउथ में पेनिट्रेशन बीजेपी चाह रही है। और साउथ पेनिट्रेशन का मतलब ये है कि केरला पर थोड़ा सा, क्योंकि केरला अभी भी यूडीएफ एंड एलडीएफ दो ही पार्टी है, एक लेफ्ट है एक कांग्रेस है, वहाँ ही चल रहा है। लेकिन वहाँ पर बोलना कि लेफ्ट पार्टी का और बाकी जगह छिटपुट भी आना, छिटपुट भी थोड़ा बहुत मान लो बिहार में आ रहा है, थोड़ा सा यूपी में आ रहा है, यूपी में तो है ही नहीं, कांग्रेस ही नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि ये गठबंधन जो है गलत गठबंधन है, क्योंकि पिछले बार हार चुकी है गठबंधन।
अनहोली अलायंस कहा उसने, इसलिए कहा कि पिछले बार जो 19 में चुनाव हुआ था वो तो अलायंस था अखिलेश और कांग्रेस के बीच, फिर इस बार अलायंस कर लिए हैं। तो मैं छोटी टिप्पणी करना चाहूँगा, छोटी सी टिप्पणी। दरअसल प्रधानमंत्री जो भी बात कहते हैं उसके पीछे उनका पूरा लॉजिक होता है और बहुत जोड़ घटाव और गुणा भाग करके वो अपनी बात कहते हैं। तो जब वो कहते हैं कि कांग्रेस पर वामपंथियों का असर है या कांग्रेस का वामपंथीकरण हो रहा है, तो दरअसल वो कहना ये चाहते हैं कि इस देश में जो वामपंथियों का हश्र हो रहा है वही कांग्रेस का होने वाला है। ठीक है, उनका ये अनुमान है। प्रणब कुमार चौधरी जी ये मानते हैं कि वामपंथियों से खतरा महसूस कर रहे हैं, तभी नाम ले रहे हैं पीएम मोदी, तभी नाम ले रहे हैं, नहीं तो पीएम खतरा लार्जर स्केल में नहीं है, विचारधारा को लेके बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि 200 सीट आ जाएगा, 500 सीट आ जाएगा, वैसा चक्कर नहीं है। चक्कर है कि ये विचारधारा फैल रही है, यंग में, ओल्ड में, पुराने वाले, ये घट भी रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम उस विचारधारा का प्रभाव बढ़ रहा है। जी, मैं समझ गई। प्रणब चौधरी जी, आपका कहना है कि वामपंथी विचारधारा से पीएम को खतरा महसूस होने लगा, इस वजह से वो इस शब्द का इस्तेमाल करने लगे हैं, नहीं तो वो नहीं करते थे। और कमलेश जी का कहना है कि पीएम का कहना है, संकेत दे रहे हैं पीएम कि जो हश्र वामपंथियों का हुआ है वही कांग्रेस का भी होने वाला है। अब हम बिहार के सवालों से हम आपको रूबरू कराते हैं और जवाब हम लेंगे। बिहार में 2 चरणों की नॉमिनेशन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, फिर भी नेताओं का आना जाना अभी भी जारी है। महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। महेश्वर हजारी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, जेडीयू के नेता हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो अपने बेटे के लिए प्रचार करेंगे या फिर जेडीयू के नेता होकर कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। इसका क्या असर पड़ने वाला है जेडीयू में और खासकर बिहार की राजनीति में, अगर वो समस्तीपुर से उनके बेटे चुनाव लड़ते हैं तो। कमलेश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे ख्याल से। ऐसा होता है कि पिता किसी और दल में हो और पुत्र किसी और दल में हो। यहाँ तो माँ और बेटे के बीच चुनाव मैदान में लोग आमने सामने रहे हैं, और लेकिन उससे तनाव उत्पन्न होता है। तनाव उत्पन्न होता है। एक पार्टी में रह के दूसरे पार्टी का प्रचार कैसे कर सकते हैं? हाँ ठीक है, लेकिन आमने सामने भी माँ और बेटे चुनाव लड़े एक दूसरे के खिलाफ, तो ऐसा होता है। और देखिए, भारतीय लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है, यही तो आनंद है भारतीय लोकतंत्र में कि हम अपने विचारों को लेकर एक ही घर में विचारों की लड़ाई होती है, एक दूसरे के विचारों के खिलाफ हम खड़े होते हैं। हालांकि यहाँ जब सत्ता के लिए भी परिवार के लोग एक दूसरे दलों में जाते आते हैं, इस उम्मीद के साथ कि सत्ता चाहे जिस दल में रहे हमारे परिवार की अहमियत बनी रहे, तो हो सकता है ये कारण हो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण महेश्वर हजारी के बेटे कांग्रेस में चले गए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि महेश्वर हजारी ऐसी गलती करेंगे कि वो सन्नी हजारी के लिए चुनाव प्रचार में जाए। अगर सन्नी हजारी समस्तीपुर से, जैसा कहा जा रहा है, चुनाव लड़ेंगे, तो हमको नहीं लगता है कि महेश्वर हजारी ऐसा करेंगे, क्योंकि महेश्वर हजारी का भी अपना पॉलिटिकल करियर है और इसको दांव पर नहीं लगाएंगे। जी, क्या आपको भी लगता है? मैं आपको याद दिला दूं कि जगदानंद सिंह और सुधाकर सिंह, बिल्कुल, सुधाकर सिंह बीजेपी में शामिल हो गए और उन्होंने चुनाव लड़ा। जगदानंद सिंह ने अपने बेटे को हराने के लिए उनके खिलाफ प्रचार किया था। क्या ऐसा महेश्वर हजारी कर पाएंगे? बिहार में ठीक कहा कमलेश ने, ऐसा बहुत केस है। कौशल यादव अपनी माँ के खिलाफ खड़ा हुआ था, उसमें मैं गया था वहाँ कवर करने, तो माँ के खिलाफ वो बोल रहे थे, माँ उसके खिलाफ बोल रही थी, जो एक प्रैक्टिकल होता है। लेकिन यहाँ सवाल दूसरा है। यहाँ सवाल ये है कि वो कद्दावर नेता रहे नीतीश के गवर्नमेंट के, मंत्री हैं अभी। इसके पहले प्रोटेम स्पीकर थे जस्ट ट्रस्ट वोट के समय में। और महेश्वर हजारी को वो लूज नहीं करने, वो बहुत ट्रस्टेड आदमी है। वो कभी नहीं सोचे होंगे कि उनका बेटा अभी के समय में, खासकर उस समय में जिस समय एनडीए का एक बड़ा पार्टनर वहाँ से चुनाव लड़ रहा है, वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है समस्तीपुर, और समस्तीपुर का कार्य क्षेत्र है, मान कर्म भूमि जैसे बोलते हैं ना चिराग पासवान की मेरा कर्म भूमि है जमुई, उसका कर्म भूमि है महेश्वर हजारी का। उनके पिताजी भी लड़ा करते थे शुरुआती दौर से। पिताजी खुद अपने, उनका पोता, मतलब पोता उनके खिलाफ गया, अभी उनका बेटा पोता। अब इस सिचुएशन में सन्नी हजारी को क्यों ज्वाइन करना पड़ा? वो तो बीजेपी भी ज्वाइन कर सकता था, इन्हें जदयू में, वो तो बीजेपी में जा सकता था, फ्रेंडली मैच होता। इसीलिए पॉइंटर है, इंडिकेशन समझिए कि पॉइंटर है कि कांग्रेस ज्वाइन करेंगे तो हम समस्तीपुर में एनडीए के खिलाफ लड़ेंगे, और उनका कार्यक्षेत्र बाबूजी के द्वारा और बाबा के द्वारा बनाया गया समतल है, उसको फसल काटेंगे, अगर काटेंगे तब ठीक से।
अगर सपोर्ट मिल जाए और लालू जी का सपोर्ट होगा, हमको लगता है कि महागठबंधन है तो कांग्रेस है, लालू है, अब प्लस लेफ्ट पार्टी है, समस्तीपुर में लेफ्ट पार्टी का भी बहुत सारा है, खास करके बीजेपी का भी बहुत बड़ा गढ़ रहा है। वहाँ पर वो खड़ा होते थे जो मंजू प्रकाश के हस्बैंड हैं, जो डेथ कर गए 2 साल पहले, उनका एक रामदेव वर्मा, उनका बहुत बड़ा एरिया है वहाँ। तो वो पूरा एरिया लेफ्ट सेंटर सबका जुड़ा हुआ है। तो अगर वो लड़का यंग है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि हमको जो पार्टी देगी करेंगे, जो होता है टिपिकल। लेकिन हम लोग एज ए जनरली समझ रहे हैं कि एक पॉइंटर है कि इस स्थिति में उसको काउंटर करने के लिए सांभवी चौधरी को ये नया लड़का को उतारा गया। वो भी यंग है, ये भी यंग है, और इस सिचुएशन में समस्तीपुर बना है। सांभवी के लिए हो सकता है कि मेहनत करना पड़े, उनके बाबूजी थोड़ा बहुत काम करते थे उस इलाके में, खासकर वो तो बरबीघा इलाके के। लेकिन इधर जो है वो उनको अपना काम करना, इनका बनाया है। बाबा भी बहुत बड़े थे, उसके बाबूजी का बहुत दिन से मंत्री है ना, बहुत दिन से जदयू में है वो बनाया। तीसरा उनका बेटा है, तो बेटा का एक जो लिगेसी है बाबा और बाबूजी का, वो मैटर करेगा। और कांग्रेस के साथ खास सिर्फ कांग्रेस नहीं है, उसके साथ जनता दल भी है, आरजेडी भी है, लेफ्ट पार्टी का भी है, मेरी समझ से। जी, अब बात निखिल मंडल की करें तो निखिल मंडल जेडीयू के प्रवक्ता हैं, लेकिन उन्हें प्रवक्ता के जगह से भी हटा दिया गया है। लिस्ट जारी कर दी गई एक दिन पहले जिसमें उनका नाम था, लेकिन दूसरे ही दिन उस लिस्ट में संशोधन किया गया और प्रवक्ता की जगह उनका नाम नहीं था। वो मधेपुरा से टिकट चाहते थे, टिकट भी नहीं मिला और प्रवक्ता से भी हटाए गए, जिसमें उन्होंने काफ़ी अपनी नाराज़गी पेश की है। उन्होंने लिखा भी है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कि आप पार्टी को, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पर कटाक्ष करते हुए लिखा है कि आप मुझे कमज़ोर कर रहे हैं या पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं। निखिल मंडल जो बीपी मंडल के पोता हैं, तो ऐसे में जब वो कहते हैं कि मैं और मेरा पूरा परिवार समर्पित रहा है, जेडीयू को मजबूत करने में रहा है, उन्हें हटाने की क्या वजह हो गई? अब जो जिस तरह से निखिल मंडल ने लिस्ट से अपना नाम हटाए जाने के बाद प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जिस तरह से मोर्चा खोला है, उससे लगता है कि निखिल मंडल भी अब कितने दिनों तक पार्टी के अंदर रह पाएंगे, ये बहुत मुश्किल लग रहा है। क्योंकि निखिल मंडल के अब तक के जो वक्तव्य हैं या खासकर जो सोशल मीडिया पर उनका जो प्रेजेंस है, उससे जाहिर था कि निखिल मंडल भी मधेपुरा से अपनी राजनीतिक लड़ाई शुरू करना चाहते थे, राजनीतिक करियर शुरू करना चाहते थे। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में वो हो न सका। ये उम्मीद जताई जा रही थी कि पार्टी में उनको कोई महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा। तो जो पहली सूची मिली, उस सूची में जो 3 प्रवक्ताओं के नाम आए, उनमें उनका नाम शामिल था। तो उसके बाद पता चला कि प्रदेश अध्यक्ष ने उस सूची को रोक लिया और दूसरी सूची जारी की। जो दूसरी सूची जारी की, उसमें से निखिल मंडल का नाम हटा दिया गया। इसके बाद निखिल मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जिस तरह से मोर्चा खोला है, उससे लगता है कि निखिल मंडल भी शायद संभवतः बाहर जाने का रास्ता तलाश रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और जब राजनीतिक इच्छा नहीं पूरी हो, राजनीतिक कैरियर पर आघात लग रहा हो, तो एक युवा के लिए संभाव्य है कि बहुत संभव है कि वह अपने लिए नया रास्ता तैयार करे। तो मुझे यही लगता है कि निखिल मंडल की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ बहुत बन नहीं रही है, जो सोशल मीडिया पर उनका बयान है। आखिरी सवाल मैं आप दोनों से ये जानना चाहती हूँ कि पीएम मोदी 72 घंटे के भीतर दूसरी बार बिहार आ रहे हैं। नवादा में वो जनसभा करेंगे। इससे पहले उन्होंने जमुई में जनसभा की थी और उन्होंने परिवारवाद पर कुछ भी नहीं बोला। और ये पहला फेज का जो 4 सीटें हैं, चारों सीटों पर परिवारवाद को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या पीएम मोदी इस बार परिवारवाद पर कुछ बोलेंगे? इस बार भी मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैंने पिछली बार भी यही कहा था कि नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो बहुत गुणा भाग और जोड़ घटाव करके अपनी बात कहते हैं। तो परिवारवाद का मसला वो वहीं उठाते हैं जहां उन्हें लगता है कि उनके हित में यह बात जा रही है। वो यूपी में कहेंगे परिवारवाद की बात, या बिहार में भी वो ऐसे जगहों पर शुरुआत उन्होंने ही की थी। बिल्कुल, शुरुआत उन्होंने की थी, तो उसका गुणा जोड़ घटाव करके बोलते हैं ना कि कहाँ हमारे इस मसले का फ़ायदा कहाँ मिलेगा। देखिए, उन्होंने जमुई में परिवारवाद पर कुछ नहीं कहा। उसके बाद तेजस्वी यादव ने इस पर सवाल भी उठाया कि उन्होंने परिवारवाद के बारे में क्यों नहीं कुछ कहा। तो जमुई में इसलिए उन्होंने कहा कुछ, इसलिए उन्होंने किनारे का रास्ता पकड़ा उन्होंने कि वहाँ चिराग पासवान के बहनोई लड़ रहे थे, अरुण कुमार भारती। मुझे नहीं लगता है कि वहाँ भी परिवारवाद का मसला वो उठाएंगे नवादा में,
क्योंकि काफी सोच समझकर वो बोलते हैं, काफी गुना भाग करके पीएम मोदी बोलते हैं, लेकिन इस गुना भाग को लेकर कितना भ्रमित कर पाएंगे लोगों को और नेताओं हमको नहीं लगता है कुछ ये होगा इसमें। बोलेंगे क्या, वो तो ऑलरेडी पहले से भी वहाँ पर सीट रहा है। पहली बार हमको लगता है कि बहुत सालों के बाद, इनफैक्ट पहले तो नहीं था, वो LJPR का था वो, लेकिन वो LJPR से सीट लिया गया। तो कद्दावर एक उनके नेता रहे और डॉक्टर रहे, CP ठाकुर उन्हीं के लड़के हैं, यंग लड़का है, उनको खड़ा किया गया। जबकि ऑलरेडी वो सूरजभान के भाई जो थे उनका वो सीट था, सिटिंग MP थे। मेरा दूसरा कहना है, मेरा ये कहना है कि ये है सब जगह यही हाल है जी। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि पीएम मोदी ने जैसे निखिल मंडल की बात अभी कही कमलेश ने, वो पूरा परिवार बदल चुका है, वो सब भाजपा में आ चुका है। उनका जितने भी रिलेटिव्स हैं, चाचा भाई भतीजा में जो भी हैं, सारे लोग मोर और लेस लोकल लेवल पे या ऐसे भी सपोर्टर रहे हैं भाजपा के। और ये भी चाहता है तो उस ट्रेडिशन को बढ़ावे, क्योंकि BP मंडल के ट्रेडिशन में कोई है नहीं। जब जाओगे मुरहो गाँव, उनका एक तस्वीर लगा हुआ, हर साल उनके जन्मदिन पर उनका माला पहनाता है। ये लड़का थ्रू आउट BJP की सेवा करता रहा एज ए प्रवक्ता, जो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया वो काम करता है। सडनली उनको लगा कि इसका कहने से हमारे हो सकता है कि सिस्टम में, क्योंकि मधेपुरा का इलाका है ना वो जी, वो निखिल मंडल JDU के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, JDU के लिए काम कर रहे हैं। तो वो हमको लगता है कि सडनली उसको हटा देना मुझे मधेपुरा के लिए थोड़ा सा उनको छवि के भी हमको लगता है कि असर किया है, कि हटा देने से वहाँ के जो लोकल वर्कर हैं, पार्टी वर्कर हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है अभी के तरीके से। तो वो अभी लालू यादव का वो है। अब सवाल है कि अब वो क्या करेंगे आगे। उनका तो ऐसा छवि नहीं है कि उनको कहीं टिकट मिलने के चांस है, असेंबली में भले हो सकता है। ठीक है, निखिल मंडल को लेकर हमने सवाल जवाब कर लिया है। आखिरी सवाल जो हमारा है, PM नरेंद्र मोदी को लेकर वो परिवारवाद पर कुछ बोलेंगे या नहीं? जिस तरह से उन्होंने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, आपको नहीं लगता है कि बिहार आते ही PM मोदी इस मुद्दे को डंप करते जा रहे हैं? डंप करते जा रहे हैं, बिल्कुल सही कहा कमलेश ने, कि वो एनालिसिस करते हैं, हमको क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा तो है नहीं कहने में। और कभी भी वो रिबटल नहीं करते। कोई मान लो अगर अपोजिशन का बोला तो उसका जवाब वो नहीं देते हैं, कभी नहीं, किसी चीज़ पर ही। मणिपुर में देख लीजिए, इतना हल्ला हंगामा हुआ, एक सवाल जवाब नहीं है। जब हुआ कि कुछ कहना है तो बाहर आकर 2 लाइन बोले, लेकिन कभी गए नहीं, कभी नहीं। ये नहीं कि वो जवाब सवाल में बिलीव करते हैं, वो अपनी बातों को कहते हैं और वो फिर कुछ नई बात कहेंगे। वो हो सकता है कुछ अजीब टाइप का बात बोल दें। और विवेक ठाकुर पढ़े लिखे लड़के हैं, बहुत यंग लड़का है, डायनेमिक लड़का है, 40-50 वर्ष का लड़का है वो। तो वो वहाँ पर एक नई कहता है कि हम नवादा, विकसित नवादा का एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, जो कि वो रिलीज करेगा कुछ दिन में। भी हाल के इंटरव्यू में उसने कहा कि हम एक विकसित नवादा का बनाएंगे और लॉन्ग पेंडिंग जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको हम लोग सतह पर लाने की कोशिश करेंगे, जिसमें 40,000 लोगों को नौकरी देंगे। एक डेवलपमेंट एजेंडा लेके चल रहे हैं, उसी पर वो कुछ हो सकता है बोले। ये परिवारवाद का मामला हमको नहीं लगता है कि अभी यूपी में शुरू में ही आपने कह दिया था कि परिवारवाद का मुद्दा बहुत ज्यादा हावी नहीं होने वाला है, होगा धीरे-धीरे ये डंप हो सकता है कि परिवारवाद पर वो ये कहें, हो सकता है कि परिवारवाद का कहने का मतलब मेरा ये है कि एक परिवार के नेतृत्व में, एक परिवार के कब्जे में पूरी पार्टी जो चली जा रही है, उसी से मेरा परिवारवाद से आशय था। तो इस तरह से वो तेजस्वी के बात के जवाब भी दे देंगे और अपनी बात का औचित्य भी सिद्ध कर। इसका मतलब है कि उस परिवार की भावना है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और एक ये भी है सबसे बड़ी, इसका मतलब उससे थ्रेट समझ रहे हैं थोड़ा बहुत। अगर 2 सीट भी, 25 सीट भी, 10 सीट भी जाएगा तो थ्रेट उसी से है और किससे है? जी, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन समय की भी पाबंदी है, इसलिए आज की बातचीत को हम यही समाप्त करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।